रिएक्शन देख रहे थे उसमें हम लोगों ने हेलोजन एसिड लिया था, जिसमें या उस रिएक्शन में हमने बोला कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल हमारा 3 डिग्री होगा, उससे कम 2 डिग्री होगा, उससे कम हमारा 1 डिग्री होगा, और ये सारी चीजें देखी गई कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी से। तो अब ये बात कंफर्म हो गई कि जिस भी रिएक्शन में OH निकल रहा होगा, हर उस रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर मिलेगा अल्कोहल को लेकर वो वही होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में आप ध्यान दें तो आपने एक और कंपाउंड लिया हुआ है हेलोजन एसिड यानी HX का। ठीक है, अब आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि इसमें भी 3 बातें होंगी, या तो HCl होगा, या तो HBr होगा, और या तो HI होगा। तो अब ये बताइए इन तीनों एसिड को लेकर इनके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो अल्कोहल का तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपने देख लिया, अगर हम इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे और क्यों लिखेंगे। अगर किसी के पास इसका आंसर हो जल्दी से चैट में कमेंट करिए, 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं, जल्दी से बताइएगा, टाइम वेस्ट ना करिए। अगर आता हो तो जल्दी से पहले इसका घटता हुआ क्रम बताइए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, उससे कम और सबसे कम, और क्यों। यू हैव ओनली 1 मिनट्स। आंसर का रीजन जरूर दें कि किस रीजन से आप ये बात बोल पा रहे हैं। चलिए जल्दी से आप आंसर देते हैं। जो आंसर दिया वो तो सही है आपका, लेकिन रीजन क्या हुआ सुन लीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, और ये शायद उन्होंने पहले भी बताया हो, आपको नहीं पता तो फिर सुन लें। बेटा एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं BDE। BDE का मतलब हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी हिंदी में बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा, यानी बॉन्ड को तोड़ने वाली जो ऊर्जा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी ग्रुप में, ठीक है, अगर किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से कहां जा रहे हैं बेटा, नीचे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। किसी भी वर्ग में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बंध वियोजन ऊर्जा का मान घटता है। तो जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये हमारे पास बेटा आयोडीन, इसका मतलब आयोडीन का जो बॉन्ड जिसके साथ भी बनेगा उस बॉन्ड को तोड़ने वाली जो ऊर्जा है वो सबसे आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर सबसे कम होगी आई के लिए। ठीक है, नीचे जाने पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है, जो बंध वियोजन ऊर्जा है, बॉन्ड को तोड़ने वाली जो ऊर्जा है, उसका मान घटता है। इसका मतलब आई के साथ जो बॉन्ड बन रहा होगा उसके टूटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी वो वाला बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी H निकलेगा, और वो अल्कोहल के OH को लेकर वाटर निकाल देगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले बेटा HI आएगा, उससे कम HBr होगा, और सबसे कम आपको मिलेगा HCl। तो ये पूरा जो आपके सामने ऑर्डर आ रहा है ये इस पॉइंट को लेकर आएगा जिसका नाम दिया गया बंध वियोजन ऊर्जा। तो कल आप लोगों ने नोट का जो पहला पॉइंट लिख लिया था उसी का भी सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लिख लिए, हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम the order of reactivity of halogen acid, हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड बंध वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। HI, एक मिनट ये लिखिएगा, बंध वियोजन ऊर्जा का मान
वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बंध वियोजन ऊर्जा का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जाने पर घटता है। अतः हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। अतः हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न होगा। Hence, decreasing order of reactivity for halogen acids will be. Hence, decreasing order of reactivity for halogen acids will be. तो बेटा ये नीचे जो क्रम लिखा हुआ है, ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा HI रिएक्टिव होगा, उससे कम आपका HBr और सबसे कम HCl। चलो आगे बढ़ेंगे। ये पहला पॉइंट रिएक्शन का हमारा कंप्लीट होता है और अब इसी के आगे बढ़ेंगे और इसके सेकंड पॉइंट के लिए आगे आते हैं। और सेकंड पॉइंट में सब बच्चों को नोट करना है, हेडिंग में लिखिएगा फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग होगी फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। रिएक्शन विद, सेकंड पॉइंट होगा ये, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड से क्रिया। ठीक है, अब ये बात बेटा पहले से क्लियर होनी चाहिए सब बच्चों को कि फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं। एक फास्फोरस पेंटा हैलाइड होता है और एक फास्फोरस ट्राई हैलाइड होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस पेंटा हैलाइड में खासकर एक ही कंपाउंड अभी तक जनरेट किया गया, बनाया गया है और वो PCl5 है। ठीक है, पेंटा में। बाकी PBr5 और PI5 ये नहीं पाए जाते। क्यों नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक में आपको मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल ट्राई हैलाइड में तीनों मिलेंगे आपको, PCl3 भी मिलेगा, PCl5 भी मिलेगा और PI5 भी मिलेगा, सॉरी PCl3 भी मिलेगा, PBr3 भी मिलेगा और PI3 भी मिलेगा। ठीक है, पेंटा हैलाइड में केवल एक होगा, PCl5। लिखते हैं इस पॉइंट को, पहले लिखिएगा एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस ट्राई तथा पेंटा हैलाइड के साथ कराने पर, एल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस ट्राई एंड पेंटा हैलाइड। ट्राई तथा पेंटा हैलाइड के साथ कराने पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है। टू फॉर्म हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। चलिए बेटा समझिए जरा रिएक्शन को। ये बेटा हमारे पास है ROH, फास्फोरस पेंटा हैलाइड को हम यहां पर ले रहे हैं और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फास्फोरस पेंटा हैलाइड में केवल एक हैलाइड हमको लेना है, दैट इज PCl5 और कुछ भी नहीं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए PCl5 की एक खास बात यह है कि आप चाहे इसकी किसी के साथ भी रिएक्शन करा लो, एक कंपाउंड तो ऐसा है जो हर बार ये बाहर करेगा। ठीक है, और बेटा वो कंपाउंड है POCl3 का। ये कंपाउंड तो हमेशा निकलेगा ही, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए विद PCl5। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो POCl3 में हमने एक तरीके से एल्कोहल का O निकाल दिया, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग तो H को निकालने, मतलब OH को निकालने वाले हैं ना यहाँ पर। तो अब O के बाद किसकी बात करेंगे, H की। तो यहाँ से बेटा H ले लो, यहाँ से Cl ले लो और सिंपल यहाँ पर HCl को भी अलग कर लो। अब टोटल Cl सामने बेटा कितने आ रहे हैं, 5,
और यहां से अलग कितने हो जाएंगे 4, एक Cl जो बचा हुआ है वो OH को रिप्लेस करेगा, तो बेटा ये आपको देगा RCl, और RCl को आप सिंपल कह सकते हैं क्लोरोएल्कीन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगली रिएक्शन बेटा फिर से हमारे पास ROH है, और अब की बार ट्राई हैलाइड में हमने PCl3 को ले लिया है। जैसी एक बात आपने PCl5 को लेकर सुनी, पढ़ी, देखी, वैसे ही यहां पर भी एक पॉइंट PCl3 को लेकर भी है। PCl3 अपनी हर रिएक्शन में बेटा H3PO3 को बाहर करता है, ठीक है, ये हमेशा H3PO3 को बाहर करेगा। और अब थोड़ा ध्यान दें तो H3PO3 में अगर आप देखें तो 3H और 3O निकाले जा रहे हैं, जबकि यहां पर तो एक ही O और एक ही H है। तो आप क्या करिए, इस पूरे कंपाउंड में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3O निकल चुके हैं, 3H निकल चुके हैं, एक P आपका निकल चुका है, 3 R बचे हैं, 3 ही Cl बचे हैं, इनको बेटा कंबाइन करो तो ये आपको देगा 3RCl। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोएल्कीन। इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, क्लोरोएल्कीन। चलिए, अभी जैसा कि हमने बताया कि ट्राई में तीनों कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है, तीनों कंपाउंड आप ले सकते हैं, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन या आयोडीन, सबका एक ही प्रोसेस रहेगा बेटा। यहां पर भी आप 3 मोल इसके ले लें, यहां से भी आप H3PO3 को बाहर कर दें, और यहां पर आपकी बात 3 मोल आपको RBr के मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपके पास बेटा ROH रहेगा, इसके भी 3 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, यहां पर आपकी बार PI3 ले लिया जाएगा, ये यहां से H3PO3 को बाहर करेगा, और ये 3 मॉलिक्यूल आपको RI के दे देगा, ठीक है। तो अब बेटा ये जो कंपाउंड आपने बनाए हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ब्रोमोएल्केन एंड दिस वन इज नोन एज आइडोएल्कीन। नोट इट, जल्दी से नोट करिएगा। और POCl3 का नाम लिखना है तो इसकी नेमिंग कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और H3PO3 या जिसमें भी लिखना चाहें, पहले भी शायद मैंने इसका नाम बताया हुआ है सोल्यूशन वाले चैप्टर में, इसको हम लोग बोलते थे ऑर्थो फास्फोरस एसिड। जल्दी से नोट करो। चलिए फिर नोट कर लिया हुआ सब बच्चों ने। चलिए आगे बढ़ेंगे, और थर्ड पॉइंट की हेडिंग में सब बच्चों को नोट करना है। POCl3 का नाम बताया गया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। 2 नाम होते हैं, एक तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी है और एक इसको फास्फोरिल क्लोराइड भी बोला जाता है, फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग में नोट करिएगा थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। हाँ लिखिएगा, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर
एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। एल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोएल्केन। इस क्रिया को दिस रिएक्शन, इस क्रिया को डार्जन, ऊपर लिखा हुआ है, डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डार्जन्स रिएक्शन, और बोर्ड एग्जाम में इसी नाम से पूछी भी गई है। इस क्रिया को डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो जल्दी से क्या है। तो ये बेटा हमारे पास हो गया ROH यानी कि एल्कोहल, और ये हमारे पास है SOCl2, और बेटा इसी को ध्यान रखिएगा, इसी का ही नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, चलो अब क्या काम करना है, हमको OH को बाहर करना है फिलहाल। तो यहां से बेटा SO को लेकर, यहां से O को लेकर तुरंत यहां पर SO2 गैस को बाहर करिए। इसके बाद यहां से H ले लो, यहां से Cl ले लो, और HCl अलग कर लीजिए। अब बचा यहाँ पर R और इधर बचा Cl, इनके कॉम्बिनेशन से आपको बेटा RCl मिल जाएगा, और RCl को हम लोग बोलेंगे क्लोरोएल्केन। RCl को बोला जाएगा क्लोरोएल्केन। अब जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने ये बात बार बार रिपीट की जा रही है बात की, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करी है, इसमें बहुत सारे, इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बीच बीच में आपको मालूम होते जाएंगे, और ये पॉइंट बेटा ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आगे के कुछ टॉपिक्स, मतलब आगे के क्वेश्चंस को करने को लेकर। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है बेटा, क्या हमने जैसे कि बता दिया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या बनता है उससे मतलब है, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता उससे बिल्कुल मतलब नहीं होता है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं करनी होती ज्यादातर। तो अब बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि अगर हमको किसी भी रिएक्शन में OH को हटाकर बेटा वहां पर अगर Cl लाना हो, तो हमारे पास 3 कंपाउंड हैं, PCl5 ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो, SOCl2 ले सकते हो। रिएक्शन को आप बैलेंस करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल, जैसे हमने आपको बताया इससे पहले कि अगर NH2 को हटाकर OH लाना हो तो तुरंत एरो के ऊपर HNO2 ले लो। तो वैसे यहाँ पर अगर OH है यानी सिंगल बॉन्ड OH है और उसको हटाकर सिंगल बॉन्ड Cl लाना है, तो एरो के ऊपर 3 चीजें ले सकते हो, PCl5, PCl3, SOCl2, तीनों का एक ही काम होगा। तो ये पॉइंट जहां पर आपने, अगर हमने कहा भी हुआ है कि एक जो भी पॉइंट बोले जा रहे हैं वो एक ही पेज पर सारे मिलने चाहिए, आपको सारे नोट होने चाहिए। ठीक है, तो वो ज्यादा सुटेबल आपके लिए रहेगा, ज्यादा बेनिफिट आपको देगा। ठीक है, तो अब एक पॉइंट मालूम पड़ गया है कि OH को हटा के अगर Cl लाना है तो इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। चल इसको नोट कर लीजिएगा रिएक्शन को। और अगर नोट कर लिया हो तो अब आगे के पॉइंट में नेक्स्ट हेडिंग के लिए नोट कर लीजिएगा, और उसमें लिखिएगा अमोनिया से क्रिया। अगली हेडिंग अमोनिया से क्रिया। हाँ लिखिएगा, एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ, एल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया, एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर, एल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया के साथ कराने पर प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। एल्कोहल रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। देखो भाई, ये हमारे पास हो गया बेटा ROH, और ये हमने ले लिया है अमोनिया यानी NH3 को। अब जैसा कि आपको बता दिया गया है कि अल्कोहल का तो पूरा OH ही लेना है हमको, और अमोनिया से H लेकर हम इस तरीके से H2O को बाहर करेंगे, और ये बेटा आपको यहाँ पर देगा RNH2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने ROH यानी अल्कोहल को लिया हुआ है, और वहां से हमारे सामने RNH2 है, वो ले लिया हमने। फिर से इसका OH लेकर, इसका H लेकर, यहाँ से बेटा बोलो क्या बाहर हो जाएगा, H2O, और ये ये वाला R इसमें फिर से जुड़ जाएगा, तो ये आपको देगा यहाँ पर बेटा R2NH। ठीक है, थर्ड स्टेप में आते हैं। फिर से बेटा आपको अल्कोहल में ROH को लेना होगा, और ये फिर से अब की बार R2NH के तरीके से लिया जाएगा। इसका OH लोगे, इसका H लोगे, और यहाँ पर H2O को बाहर करोगे, और ये R फिर से इसमें जुड़ेगा, तो ये बेटा आपको देगा R3N। तो हमने पहले से बता रखा है कि जिस भी कंपाउंड में NH2 लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग 1 डिग्री या बोलते हैं प्राइमरी अमीन, जिसमें NH बेटा लगा होगा उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अमीन, और जिसमें केवल N होगा बेटा उसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी यानी 3 डिग्री N। तो इस तरीके से तीनों अमीन का मिक्सचर हमको मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया सब बच्चों का? चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब ये हमारे अल्कोहल के तीसरे पार्ट की बात आएगी, जिसमें दोनों ग्रुप को लेकर होने वाली जो रिएक्शंस हैं उसकी बात होगी। तो हेडिंग में नोट करना है अब आपको, लिखिएगा अगली हेडिंग में, एल्किल तथा हाइड्रोक्सी दोनों समूहों की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ड्यू टू both R and OH group। एल्किल तथा OH दोनों समूहों की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ड्यू टू बोथ R and OH ग्रुप। और इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन आने वाली है सबसे पहले वो रहेगी निर्जलीकरण की, तो उसी को हेडिंग में नोट करना है। लिखिएगा निर्जलीकरण, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में डिहाइड्रेशन। फर्स्ट पॉइंट में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो पहले से बता रखा हुआ है कि किसी भी नेमिंग के पहले अगर डी लगा दिया तो ध्यान रखें डी का मतलब ही होता है रिमूव करना, बाहर करना। और आगे क्या लिखा हुआ, हाइड्रेशन, मतलब किसको, H2O को। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये फिलहाल ये रिएक्शन 2 पॉइंट में पढ़नी है आपको। ए पॉइंट की पहले हम बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी अल्कोहल का बेटा डिहाइड्रेशन करते हैं,
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा वहां पर बीटा एच की जरूरत पड़ेगी अगर एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो, ठीक है। इसके दो पॉइंट हैं, इसका पहला या ए पॉइंट थ्योरी में पहले नोट करते हैं, उसकी बात करेंगे रिएक्शन को लेकर। देखिएगा इसमें, देखिएगा एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कीन का निर्माण होता है, टू फॉर्म एन एल्कीन। एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। देखिए जरा, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक एल्कोहल हो गया RCH2CH2OH, और इस एल्कोहल को बेटा हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं, गर्म करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट H2O4 का काम ही होता है, बता चुके हैं पहले भी, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये एक प्रकार का निर्जली कारक है, और इसका काम होता है किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में जल को बाहर करना। और H2O को बाहर करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हमेशा बीटा H का यूज करते हैं एल्कोहल के लिए। तो बेटा ये बीटा H क्या होता है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप के जस्ट बगल में कार्बन कौन सा मिलेगा, अल्फा। अल्फा के जस्ट बगल वाला कार्बन कौन सा रहेगा, बीटा, ठीक है। और बीटा कार्बन से बेटा जो H यहां पर जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस H इज नोन एज बीटा H। तो यहां से बीटा H को ले लो, यहां से OH को ले लो, और क्या बाहर कर दीजिए, H2O को बाहर कर दीजिए। बाकी जो बचेगा उसको जोड़ना है केवल। यहां से देखो R मिलेगा, फिर आपको CH मिलेगा। जैसा कि मालूम है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 कंप्लीट हो रही है, यानी आगे आपको डबल बॉन्ड लगाना होगा, उसके बाद बेटा CH2 आ जाएगा, और इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लग गया, हेंस दिस इज कॉल्ड एल्कीन, ठीक है। और देखो जरा, अगर हम यहाँ पर एल्कोहल में एथिल अल्कोहल का बेटा यूज करना चाहें तो एथिल अल्कोहल के लिए कैसे क्या होगा, यहाँ पर हमने कंसंट्रेट H2O4 को लिया हुआ है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, एथिल अल्कोहल के लिए खासकर आपको एक टेम्परेचर बेटा याद रखना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर रहता है 160 से 170 डिग्री सेल्सियस का। एग्जाम में ये रिएक्शन इसी टेम्परेचर से पूछी जाती है, इसलिए टेम्परेचर का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बनता है, ठीक है। तो बाकी और किसी के लिए कुछ नहीं करना, बाकी कोई भी और दूसरा अल्कोहल दिए सब मिल डेल्टा साइन आप यूज कर सकते हैं। खासकर एथिल अल्कोहल के केस में आपको ये टेम्परेचर याद रखना है। तरीका फिलहाल वही करना है कि आपको H2O ही निकालना है, जिसके लिए बीटा H की रिक्वायरमेंट होगी, बीटा H की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेटा आपका OH हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ ये H हमारा बीटा H हो जाएगा, और यहां से आपको बेटा OH का यूज करना है। तो आप चाहें तो इसको और ऐसे कर सकते हैं, CH3 लिखा हुआ था तो आप CH2 कर दीजिए, ये वाला H ले लीजिए, और यहां से आपको केवल OH का यूज करना है। तो फिलहाल H और OH को लेकर आपको H2O को बाहर कर देना होगा, बाकी जो बचे उसको जोड़िए। तो ये बेटा आपको यहाँ पर देगा CH2, डबल बॉन्ड इधर भी हो जाएगा CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको सिंपल आप बोल सकते हैं इथाइलिन, या आईयूपीएसी में नाम में आप इसको बोल सकते हैं ईथीन। अब अगर यहीं पे बीटा H की अगर बात की जा रही है तो आप देख पाएंगे कि अगर हम यही कहानी किसके लिए चेक करना चाहें, किसके लिए देखना चाहें, मेथिल अल्कोहल के लिए, तो बेटा मेथिल अल्कोहल के लिए इस रिएक्शन की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई बीटा H है ही नहीं। जब बीटा कार्बन ही नहीं है तो बीटा H की बात आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बीटा H होने ना होने की वजह से जो भी बेटा आपका मेथिल अल्कोहल है वो आपको ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए दोनों रिएक्शन।
सब बच्चों का नोट हो गया? ठीक है बेटा, तो ये तो एक रिएक्शन है जो सामने आपको दिख रही होगी, लेकिन एग्जाम में बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो क्रियाविधि है वो पूछी गई है। ठीक है, तो किस तरीके से ये रिएक्शन देखने तो बड़ी आसान सी लगती है कि बीटा एच ले लिया, एल्कोहल मतलब कार्बन से बीटा एच ले लिया, एल्कोहल का OH ले लिया और वाटर निकाल के एल्कीन बना दी, लेकिन मैकेनिज्म में इतनी सारी चीजें सिंपल आपको नहीं दिखेंगी। इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सीखने का एक काम है, तो किस तरीके से इसके मैकेनिज्म को हमको सीखना है, समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, ताकि उस मैकेनिज्म को हम आसानी से कर पाए। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो कल इसी में हम आगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी रिएक्शंस आने वाली हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, और जैसा कि बताया गया है, नोट्स प्रॉपर्ली जो है बनाते रहिए अपने तैयारी के साथ। ठीक है, समय बहुत ही कठिन चल रहा है इस समय, सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और सभी के लिए।